मैट्रिक्स के डेफिनेशन की बात की जाए तो मैं कह सकता हूँ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड द मैट्रिक्स। यदि मैं इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करूं, मैं कह सकता हूँ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। यदि हम कुछ एलिमेंट्स को एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में रख दें तो इसको हम एक मैट्रिक्स कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं यहां पे एक एग्जाम्पल लेता हूं 2, 4, 5, 3, 2, 1। सो दिस इज द काइंड ऑफ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। अब मैंने कहा था रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। सो एलिमेंट्स का मतलब क्या है? एलिमेंट्स का मतलब क्या है? एलिमेंट्स की जगह पे नंबर्स हो सकता है, इंटीग्रल नंबर हो सकता है, रैशनल नंबर हो सकता है, डेसिमल हो सकता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, लोगरिथमिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एलिमेंट्स में कुछ भी एलिमेंट्स आ सकता है। सो दिस इज अ काइंड ऑफ मैट्रिक्स। मैंने एक एग्जांपल से आपको बताया। देखो, इस पूरे वीडियो में मैट्रिक्स चैप्टर में जितने भी टॉपिक्स हैं उस टॉपिक का डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, और जितने भी डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम्स पॉसिबल हैं वो सारे प्रॉब्लम्स का एक एक एग्जांपल लेके आपको बताऊंगा। तो इस चैप्टर कंप्लीट होने के बाद एनसीईआरटी से जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन हैं या जितने भी एनसीईआरटी के बेस पे रेफरेंस बुक्स हैं वो क्वेश्चन आप कर पाओगे। सुनिए। सो मैंने कहा मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स। अब आप देख रहे हो कि यहां पर जो हमने रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट किया है इसमें कुछ रो बन रहे हैं और कुछ कॉलम बन रहे हैं। जो हॉरिजॉन्टल होता है उसको हम कहते हैं रो, और जो वर्टिकल होता है उसको हम कहते हैं कॉलम। रो का नंबरिंग हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं एंड कॉलम का नंबरिंग लेफ्ट से राइट साइड में। इसका मतलब इस एग्जांपल को जो मैंने लिया था इसमें हमारे पास दो रो थे, R1 द फर्स्ट रो एंड R2 द सेकेंड रो। एंड यदि मैं कॉलम की बात करूं तो इसमें हमारे पास थ्री कॉलम्स हैं, कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3। ये मैंने एक एग्जांपल लिया था। सो जो हॉरिजॉन्टल होता है उसको हम रो कहते हैं, जो वर्टिकल होता है उसको हम क्या कहते हैं? कॉलम। तो हम किसी भी एलिमेंट्स को रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट करें उसको मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स का प्लुरल फॉर्म होता है मैट्रिसेस। तो इस चैप्टर का नाम क्या है? मैट्रिसेस है। अब मैं आपको बताता हूं कि मैट्रिक्स में हम ऑर्डर्स किसको कहते हैं, व्हाट डू मीन बाय ऑर्डर। तो एक जनरल एग्जांपल लेकर के मैं आपको बताता हूं। मान लो मेरे पास इस तरह का एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, इस तरह का, जिसमें कुछ रो एंड कुछ कॉलम्स हैं। तो जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसको हम कहते हैं स्मॉल लेटर ए 1 1। व्हाट डू मीन बाय 1 1 इज कॉल्ड रो नंबर एंड कॉलम नंबर। तो फर्स्ट वन रो नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड सेकेंड वन कॉलम नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि ये एलिमेंट आप देख सकते हो रो 1 का एलिमेंट है एंड साथ ही साथ ये एलिमेंट कॉलम 1 का एलिमेंट है। इसलिए हम इसको क्या कर सकते हैं? A11। यदि मैं यहां पे एक एलिमेंट लिखता हूं इसके बगल में तो दिस इज कॉल्ड A12। क्यों? क्योंकि ये भी रो नंबर 1 में है जबकि कॉलम नंबर 2 में है। तो पहला 1 जो है वो रो नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा 2 जो है वो कॉलम नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस तरह से हम किसी भी एलिमेंट का नेमिंग कर सकते हैं एंड सो ऑन। हमें नहीं पता इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट हैं, बहुत सारे एलिमेंट हो सकते हैं। मान लो इसमें हमारे पास n कॉलम्स है, तो यहां पे हो गया A1n। 1n का मतलब यहां पे कॉलम नंबर n है एंड रो नंबर 1 है। दिस एलिमेंट इज कॉल्ड A1n। अब ये 3 4 5 6 7 8 कितना भी हो सकता है, इसमें कोई नंबर ऑफ रो के ऊपर या नंबर ऑफ कॉलम के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। सबसे मिनिमम नंबर ऑफ रो एंड कॉलम 1 होना चाहिए, मैक्सिमम कितना भी हो सकता है। यहां पे यदि मैं एक एलिमेंट लिखता हूं, सो दिस एलिमेंट इज कॉल्ड A21। Why 2 1? The first two represent the row number and second one represent the column number। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ ये जो है रो 2 एंड कॉलम 1 का एलिमेंट है। और इस तरह से मैं आगे चला जाऊँ तो दिस एलिमेंट इज कॉल्ड A22 एंड सो ऑन। और यदि मैं इस तरह से आगे चला जाता हूँ, मान लो इस मैट्रिक्स में m नंबर ऑफ रो है तो जो लास्ट एलिमेंट यहाँ पे बन रहा है AM1 बन रहा है, मतलब रो नंबर m एंड कॉलम नंबर 1।
एंड सिमिलरली यदि मैं लास्ट एलिमेंट की बात करूं तो इस एलिमेंट का नाम होगा ए एम एन। एम एन का मतलब रो नंबर एम एंड कॉलम नंबर एन का एलिमेंट है, तो दिस एलिमेंट इज कॉल्ड ए एम एन। तो किसी भी एलिमेंट को देख के बता सकते हैं कि कौन सा रो या कौन से कॉलम में होगा, या किसी रो या किसी कॉलम का एलिमेंट चाहिए तो हम उसको लिख भी सकते हैं। सो इन जनरल फॉर्म यदि हम इसको लिखें तो मैं कह सकता हूं अ मैट्रिक्स इज अ rectangular arrangement of elements represented by कैपिटल लेटर A इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ए आई जे। आई जे हमने क्या लिखा, तो आई जो है ये हमेशा रो नंबर को रिप्रेजेंट करता है और जे जो है वो कॉलम नंबर को रिप्रेजेंट करता है। जब भी किसी क्वेश्चन में लिखा ए आई जे, व्हाट डू मीन बाय ए आई जे? ए आई जे का मतलब है कि एक एलिमेंट है जो आईएथ रो एंड जेथ कॉलम में है, सो दिस इज कॉल्ड ए आई जे। एंड यदि मैं कहता हूं कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, सो व्हाट डू मीन बाय ऑर्डर? ऑर्डर का मतलब है कि रो नंबर बाय कॉलम नंबर। इससे हमें पता चल जाता है कि इस मैट्रिक्स में कितने रो और कितने कॉलम है। सो ऑर्डर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एम बाय एन। ये जब मैंने एग्जांपल लिया था, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर एम बाय एन था, तो मैं कह सकता हूं द ऑर्डर इज कॉल्ड एम बाय एन। सो रो नंबर कॉलम नंबर, पहले हमेशा रो आता है, बाद में हमेशा कॉलम आता है। उल्टा मत कर देना, रो पहले आता है कॉलम बाद में आता है, रो पहले आता है कॉलम बाद में आता है। सो एम बाय एन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स। और इसके अंदर जो एलिमेंट है वो कोई भी न्यूमेरिकल या अल्फाबेटिक या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कुछ भी हो सकता है। अब हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन इससे रिलेटेड आता है वो ये आता है कि मेरे पास एक मैट्रिक्स है। मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मेरे पास एक मैट्रिक्स है, अब मैट्रिक्स, ध्यान से सुनना, एक क्वेश्चन में एक एग्जांपल ले रहा हूं। अ मैट्रिक्स हैविंग 6 elements, what will be the possible order? What will be the possible order of this matrix? इस मैट्रिक्स का क्या क्या ऑर्डर हो सकता है? एक मैट्रिक्स में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 6 है, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो सकता है? हो सकता है कि ये मैट्रिक्स एक 1/6 मैट्रिक्स हो जिसमें एक रो एंड 6 कॉलम है। यदि एक मैट्रिक्स के अंदर एक रो है एंड 6 कॉलम्स हैं तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 6 हो जाएंगे। या हो सकता है एक मैट्रिक्स के अंदर 2 रो एंड 3 कॉलम हो, तब भी 6 एलिमेंट्स आएंगे। यदि एक मैट्रिक्स के अंदर 3 रो एंड 2 कॉलम है तब भी इसके अंदर 6 एलिमेंट्स आएंगे। यदि एक मैट्रिक्स के अंदर 6 रो एंड 1 कॉलम है तब भी इस मैट्रिक्स के अंदर 6 एलिमेंट्स होंगे। तो यहाँ पे 4 पॉसिबल ऑर्डर्स का मैट्रिक्स बनाया जा सकता है और इन सभी में नंबर ऑफ एलिमेंट 6 है। तो फॉर्मूला क्या मिला? हाउ टू फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द मैट्रिक्स इज इक्वल रो नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम। किसी मैट्रिक्स में यदि मैं नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम का पता चल जाए तो हम बता सकते हैं कि इस मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, हाउ मेनी एलिमेंट्स इन द मैट्रिक्स, राइट। यदि मैं कहता हूं कि एक मैट्रिक्स के अंदर 3 रो एंड 4 कॉलम है तो 12 एलिमेंट होंगे। 5 रो एंड 7 कॉलम है, 35 एलिमेंट्स होंगे। 7 रो एंड 2 कॉलम है, 14 एलिमेंट्स होंगे। तो नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम पता करने से हम उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स का पता लगा सकते हैं, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता हो तो हम उसका ऑर्डर पता लगा सकते हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो मेरे पास है वो है कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स। कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक मैट्रिक्स बनाओ जिसका ऑर्डर ये है, उसका एलिमेंट्स के बारे में कुछ डेफिनेशन दिया होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन। आप देखिए, कंस्ट्रक्ट अ 3/4 मैट्रिक्स ए आई जे हुज एलिमेंट्स इज गिवन। यदि मैं इसके फर्स्ट पार्ट का आंसर करूं, पहले फर्स्ट पार्ट को देखना, मुझे एक 3/4 मैट्रिक्स बनाना। मैं एक काम करता हूं, एक 3 रो एंड 4 कॉलम का जनरल मैट्रिक्स बनाता हूं। पहले कैसा मैट्रिक्स बनाना है मुझे?
3/4, इसका ऑर्डर 3/4 होना चाहिए, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/4 होना चाहिए। 3/4 का मतलब क्या है? 3 रो 4 कॉलम बनाते हैं, 3 रो 4 कॉलम। ये देखो A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम एंड फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम। कितने कॉलम्स हैं? 4 कॉलम। ओके, नंबर ऑफ रो 3 है। आगे बढ़ो, A21, A22, A23 एंड A24। उसके बाद A31, A32, A33 एंड A34। आप देखो, इस हमने पूरा मैट्रिक्स बना दिया और इसमें एलिमेंट्स का नेमिंग जिस तरह से मैंने आपको बताया था वैसा मैंने कर दिया। तो हमारे पास टोटल 12 एलिमेंट्स हैं और इसका नेमिंग हमने कर दिया। इस मैट्रिक्स में 3 रो एंड 4 कॉलम्स है क्योंकि इसका ऑर्डर 3/4 था। अब इस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट्स की वैल्यू पता करनी है। हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच एलिमेंट? ओके, तो मैं सबसे पहले A11 की बात करता हूं। A11 आप देखो, Aij क्या दिया हुआ है? Aij क्या दिया हुआ है? Ij में I का मतलब रो नंबर एंड जे का मतलब कॉलम नंबर है। तो मैं यहां पे पुट कर देता हूं -3 × 1 एंड +1। इट कैन बी रिटन एज 1/2 मल्टीप्लाई -3 + 1 क्या हो गया? -2 और मॉड हटाओगे तो +2। आंसर क्या आ गया? 1। ओके, सो दिस एलिमेंट इज कॉल्ड 1। और इस तरह से इन सभी एलिमेंट की वैल्यू 1 by 1 फाइंड करके यहां पुट कर देंगे। यदि मैं यहां पर फाइंड करता हूं A12, ओके, A12 देखिए डेफिनेशन 1/2 mod -3 मल्टीप्लाई 1 एंड +2 1 2 आई का जगह पे 1 और जे की जगह 2 पुट कर दिया हमने। 1/2 और -3 + 2 इज -1, तो ये आ गया 1। तो आंसर क्या आ गया? 1/2। दिस एलिमेंट इज कॉल्ड 1/2। ठीक है। सिमिलरली A13 फाइंड करते हैं। A13 1/2 मल्टीप्लाई -3, ओके 1 3 है ना, तो -3 एंड मल्टीप्लाई 1 और +3, तो 3 - 3 क्या हो गया? 0। ओके, A14 पुट करता हूं तो -3 एंड +4 1, इट इज ऑल्सो 1/2। ओके, फिर मैं A21 पता करता हूँ। A21 अगला नेक्स्ट रो का एलिमेंट A21, तो -3 2 6 + 1 5, इट इज 5/2। एंड सिमिलरली आप इन सभी एलिमेंट को फाइंड करिए और एग्जैक्ट यहाँ पे पुट कर दीजिए। पता चल गया करना क्या है। सबसे पहले यदि मुझे कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स पूछा गया है तो मैं उस मैट्रिक्स का एक जनरल मैट्रिक्स बनाऊंगा जिसके सारे एलिमेंट A12 A13 A21 इस तरह के फॉर्म में होंगे और उन सभी एलिमेंट की वैल्यू उस डेफिनेशन से पता करेंगे जो क्वेश्चन में दिया गया है। और इसी तरह से इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट आप कर सकते हो। सेकंड पार्ट में बस ये चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है सेकंड पार्ट में? एलिमेंट का नेम चेंज हो रहा है। 2i - j। तो क्या करोगे? I की जगह 1, j की जगह 1, फिर A11 आ जाएगा, A12 I की जगह 1, j की जगह 2, और इस तरह से फिर से एक 3/4 मैट्रिक्स बनाओगे जिसमें एग्जैक्ट सारे एलिमेंट्स आपको मिल जाएंगे अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स के ऊपर। यदि मैट्रिक्स का ऑर्डर पता है, उसके एलिमेंट का डेफिनेशन पता है, वी कैन मेक द एग्जैक्ट मैट्रिक्स, राइट। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है मैट्रिसेस में इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। यदि आपको थोड़ा फास्ट लग रहा हो तो आप कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज करो, नोट्स बनाओ एंड इससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, फिर आगे बढ़ो। नोट्स बनाओ, नोट्स जरूर बनाओ। आपके पास पेपर पेन हो, ऐसा नहीं कि बस लेक्चर की तरह सुन रहे हो, कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, जरूरत पड़े तो आप वीडियो को रिवाइंड करके फिर से प्ले करो, रिवाइंड करके फिर से प्ले करो। मुझे कम समय में ज़्यादा कंटेंट डिलीवर करना है, इसलिए मैं फटाफट बोल रहा हूँ। सुनो, अगला टॉपिक हमारे पास है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, इक्वलिटी, दो मैट्रिसेस इक्वल कब होगा? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। टू मैट्रिसेस may be equal when orders of both the matrices are same. Order of both the matrices are same and corresponding elements are equal, and corresponding elements are equal। दो मैट्रिसेस तभी इक्वल हो सकता है जब उन दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है और उन दोनों मैट्रिसेस के सभी कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम है,
तभी वो दो मैट्रिसेस इक्वल हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं यदि आपके सामने एक एग्जाम्पल रखता हूं, मेरे पास एक मैट्रिक्स है 2x y and 1 is equal to another matrix I have z 1 2 and p। इन दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है, 2 by 2 2 by 2, और इन दोनों मैट्रिसेस का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होना चाहिए, तब ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल होगा। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या है, तो A11 लेफ्ट हैंड साइड का राइट हैंड साइड के A11 के इक्वल होगा। सो मैं कह सकता हूं Z इज इक्वल टू 2। लेफ्ट हैंड साइड का A12 राइट हैंड साइड के भी A12 के इक्वल होगा। मैं कह सकता हूं x इज इक्वल टू 1। लेफ्ट हैंड साइड का A21 राइट हैंड साइड के A21 के इक्वल होगा। मैं कह सकता हूं y इज इक्वल टू 2 एंड एट द लास्ट वी कैन से p इज इक्वल टू 1। तो आप इन दोनों मैट्रिसेस को देख के पता लगा सकते हो कि इसमें जो अननोन अल्फाबेट्स हैं उसकी वैल्यूज क्या होगी। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस का मतलब होता है कंपल्सरी कंडीशन है, नेसेसरी कंडीशन है कि इन दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना ही चाहिए। एक 2 by 2 मैट्रिक्स एक 3 by 2 के इक्वल नहीं हो सकता, एक 3 by 2 मैट्रिक्स एक 3 by 3 के इक्वल नहीं हो सकता, 2 by 2 2 by 2 के इक्वल हो सकता है, 2 by 3 2 by 3 के इक्वल हो सकता है, और इक्वल भी तभी होगा जब उसके सभी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे, सभी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होंगे, तभी दो मैट्रिसेस का इक्वल होना पॉसिबल है। तो जिस तरह के एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया, इसी तरह के एग्जाम्पल और भी आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी से रिलेटेड एक टॉपिक है मेरे पास जिसको हम कहते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस। यदि आप किसी दो मैट्रिसेस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना चाहते हो, अगेन सेम सिचुएशन, यहां पर भी एक नेसेसरी कंडीशन है कि दो मैट्रिसेस का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल है जब उन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा एंड कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। सुनिए, यहां पे सबसे पहले मैं लिखता हूं नेसेसरी कंडीशन। नेसेसरी कंडीशन तो मैं लिख सकता हूं फॉर एडिशन और सब्ट्रैक्शन, फॉर एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑर्डर ऑफ both the matrices must be same। ये एक नेसेसरी कंडीशन है, अदरवाइज हम ऐड सब्ट्रैक्ट कर ही नहीं पाएंगे। अब ऐड सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, इसको एक एग्जांपल से समझो। मैं कहता हूं मेरे पास एक मैट्रिक्स A है, ओके, मेरे पास एक मैट्रिक्स A है जिसका एलिमेंट है 1 2 1 0 -1 3, और मेरे पास एक दूसरा मैट्रिक्स B है जिसका एलिमेंट है x y z p q एंड r। अब मुझे इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है। सो हाउ टू ऐड टू मैट्रिसेस। एडिशन सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि आप सबसे पहले चेक करो कि ऑर्डर सेम है। यस सेम है, यहाँ पे 2 by 3 ऑर्डर है दोनों मैट्रिसेस का। ऐड सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, मुझे ऐड करना है, मैं सभी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करूंगा। मतलब A11 को A11 के साथ ऐड करूंगा, A12 को A12 के साथ, A13 को A13 के साथ। इस तरह से हम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर दें तो ये मैट्रिक्स का एडिशन हो गया। सुनो, तो मैं क्या करूंगा इसमें, 1 + x, देखो 2 + y 1 + z, ठीक है, उसके 0 + p -1 + q एंड 3 + r। तो इस तरह से हमने दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर दिया। सब्ट्रैक्ट भी कर सकते थे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बीच में माइनस साइन आएगा। तो इस तरह से एडिशन सब्ट्रैक्शन करोगे। नेसेसरी कंडीशन क्या है, ऑर्डर सेम होना चाहिए। इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस एंड एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस दोनों का नेसेसरी कंडीशन है कि ऑर्डर सेम होना चाहिए। एडिशन सब्ट्रैक्शन इक्वलिटी के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये बहुत आसान टॉपिक है यदि आपने मेरी पूरी बात सुन ली होगी। सुनो, आगे बढ़ते हैं। अब मेरे पास एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड इक्वलिटी के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूं। सुनो, मेरे पास एक क्वेश्चन है जिसमें लेफ्ट हैंड साइड में
टू मैट्रिसेस को ऐड करना है और राइट हैंड साइड के हर एक एलिमेंट के साथ इक्वेट करके कुछ इक्वेशन बनाने हैं और इन इक्वेशन को बना के मुझे एक्स वाई जेड डब्ल्यू की वैल्यू पता करनी है। सुनो, तो मैं क्या कर सकता हूँ, ओके, सो लेफ्ट हैंड साइड कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर देता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड वी कैन से एक्स प्लस 4, ओके, -1 प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, ओके, उसका 6 प्लस एक्स प्लस वाई एंड 2w एंड प्लस 3, ओके, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गए। राइट हैंड साइड में एक नई बात आ गई। राइट हैंड साइड में आप देख रहे हो मैट्रिक्स तो है ही, बट वहां पर हमारे पास एक एलिमेंट 3 भी है। तो व्हाट टू मीन बाय 3, इस 3 का क्या करें? तो ये कॉन्सेप्ट है मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स विथ अ स्केलर। यदि आप किसी स्केलर क्वांटिटी के साथ, किसी कांस्टेंट के साथ एक पूरे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हो तो वो एलिमेंट मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा। वो एलिमेंट, वो रियल नंबर, वो स्केलर क्वांटिटी मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा, चाहे वो मैट्रिक्स में कितने भी एलिमेंट्स हों। तो राइट हैंड साइड में मुझे क्या करना है, हर एक एलिमेंट में 3 मल्टीप्लाई करना है। तो ये बन जाएगा 3x, 3y, 3z एंड 3w। अब इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस का क्वेश्चन हो गया। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस में आप हर एक कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वेट करके इक्वेशन बनाइए। तो आपके इक्वेशंस क्या क्या बनेंगे? x प्लस 4 इज इक्वल टू 3x, ओके, -1 प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 3z, ओके, 6 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3y, ओके, एंड 2w एंड प्लस 3 इज इक्वल टू 3w। अब आप इन सभी इक्वेशन को 1 बाय 1 सॉल्व करके इन चारों अल्फाबेट्स की वैल्यू पता करो। जैसे यदि मैं फर्स्ट इक्वेशन को सिंप्लीफाई करता हूं तो ये मुझे मिलता है 4 इज इक्वल टू 3x माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x, देन x कैन बी रिटन एज 2। सो x की वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई। ठीक है, नेक्स्ट यदि मैं इक्वेशन 4 को देखता हूं, ध्यान से वन बाय उन इक्वेशन को देख रहा हूं जिसमें एक ही अल्फाबेट है, तो वहां से एक अल्फाबेट तो मिल ही जाएगा, फिर बाकी फाइंड करना इजी हो जाएगा। तो फोर्थ इक्वेशन को देखता हूं, इसमें लिखा है 3 इज इक्वल टू 3w माइनस 2w। सो 3w माइनस 2w क्या है? w इज इक्वल टू 3। सो x इक्वल टू 2 एंड w इक्वल टू 3 मिल गया। आगे सेकेंड इक्वेशन को देखो, सेकेंड इक्वेशन में w की जगह पे 3 पुट कर दो। सो -1 प्लस z प्लस w की जगह पे 3 पुट कर दो इज इक्वल टू 3z। तो ये बन जाएगा 3 माइनस 1 2 इज इक्वल टू 3z माइनस z इज इक्वल 2z। सो अल्टीमेटली z इज इक्वल टू क्या हो गया? 1। सिंप्लीफिकेशन तो आप कर ही सकते हो। उसके बाद मैं यहाँ पर x की वैल्यू 2 पुट कर देता हूँ, तो 6 प्लस 2 and plus y is equal to 3y. So we can say it is 6 plus 2 8 is equal to 3y minus y is equal to 2y. So ultimately we can say y is equal to 4. Right? So we got the values and last में एक साथ सारी वैल्यू को लिख दो। x is equal to 2, y is equal to 4, z is equal to 1 एंड w इज इक्वल टू 3। ये हमें चारों वैल्यूज मिल गई। सो इस तरह से मैं मैट्रिक्स में एडिशन सब्ट्रैक्शन के ऊपर और इक्वलिटी के ऊपर के क्वेश्चन को बहुत इजीली ट्राई कर सकता हूं। और इसमें एक नई चीज भी हमने सीखी कि यदि किसी मैट्रिक्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करना है तो वो हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन मेरे पास यहाँ पर है, ये भी एडिशन सब्ट्रैक्शन का ही है। आप देखिए इस क्वेश्चन में मेरे पास एक मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स इक्वेशन है a प्लस 2b एंड प्लस x इज इक्वल टू o। अब मैं यहां पर मैट्रिक्स x की वैल्यू फाइंड करने वाला हूं। तो मैं एक काम करता हूं, मैट्रिक्स x को लिखता हूं -a माइनस 2b। क्वेश्चन लिखा हुआ है फाइंड मैट्रिक्स x, कैपिटल x है ना, कैपिटल लेटर से हम किसी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मुझे कैपिटल x की वैल्यू पता करनी है, मतलब मुझे एक मैट्रिक्स x पता करना है जो कि -a माइनस 2b है। नाउ वी कैन पुट द वैल्यू। ये देखो a की जगह पे क्या पुट कर दें? 2 -1 3 5 -2 मल्टीप्लाई b की जगह पुट कर देता हूँ -1 1 0 2। मैट्रिक्स को सॉल्व नहीं किया जा सकता है, मैट्रिक्स जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में रहेगा।
और वही उसका आंसर होगा, उसको सॉल्व करना पॉसिबल नहीं होता है। जबकि अगला चैप्टर जो डिटर्मिनेंट ऑफ पढ़ोगे आप, उसको सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है जी, ओके। सो माइनस यहाँ पे हो गया -2, 2, 0 एंड 4। अब मैं इन दोनों मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करता हूँ। -2 एंड +2 क्या हो गया 0, 1 -2 क्या हो गया -1, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। -3 - 0 इज -3 एंड -5 - 4 इज -9। सो वी गॉट द आंसर, दिस इज द आंसर। एक्स मैट्रिक्स एक्स की वैल्यू मिल गई, राइट। तो इस तरह से हमने मैट्रिक्स इक्वेशन को सॉल्व कर दिया, और यहाँ पर भी हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट लगाया, और यहाँ पर भी स्केलर क्वांटिटी 2 को मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई किया था, तो हर एक एलिमेंट के साथ 2 मल्टीप्लाई हो गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और बहुत सिंपल सा इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन ले रहा हूं, जिसमें कि हमें दो मैट्रिक्स इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स एंड वाई दो मैट्रिसेस की वैल्यू पता करनी है। तो ये एक लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है। जिस तरह से आप क्लास 10th में लीनियर इक्वेशन करते थे, उसी तरह से आप इसको भी कर सकते हो। ये देखो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, 0, 2, 5। ओके, सेकेंड इक्वेशन वी हैव x माइनस वाई इज इक्वल टू अनदर मैट्रिक्स 3, 0, 0, 3। ये हमारे पास दो इक्वेशन है, और इन दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो आप। आइडिया बस इतना है कि ये मैट्रिक्स के फॉर्म में है और वो न्यूमेरिकल वैल्यू के फॉर्म में हुआ करता था। कोई बात नहीं, मैं इन दोनों इक्वेशन को सबसे पहले ऐड कर देता हूं। यदि मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड करता हूं, तो आप देखिए ये मिलेगा 2x, y और y कैंसिल हो गया, और जब ऐड कर रहे हो तो राइट हैंड साइड में भी ऐड हो जाएगा। दोनों मैट्रिसेस को ऐड करो। यू नो हाउ टू ऐड टू मैट्रिसेस, 7 + 3 10, 0 + 0 0, 2 + 0 2, 5 + 3 8। ओके, अब मुझे x पता करना है, तो मैं 2 को इधर ले आऊंगा, तो ये बन जाएगा 1/2 एंड 10, 0, 2, 8। यदि मैं इन सभी एलिमेंट को 1/2 से मल्टीप्लाई करूं, तो ये मुझे मिल जाएगा 5, 0, 1 एंड 4। दिस इज कॉल्ड द मैट्रिक्स x। इसको हम कहते हैं मैट्रिक्स x। अब मुझे मैट्रिक्स y पता करना है, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं इक्वेशन 1 में मैट्रिक्स x की वैल्यू पुट कर देता हूं। ये देखो इक्वेशन 1 को देखो, सी इक्वेशन 1 को देखो, मैट्रिक्स x की जगह पे मैं पुट कर देता हूं 5, 0, 1, 4 प्लस y इज इक्वल टू 7, 0, 2, 5। So matrix y can be written as 7, 0, 2, 5 minus 5, 0, 1, 4। अब ये क्वेश्चन मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन का हो गया। अब मैं इन दोनों मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करता हूं। ये मिलता है 7 - 5 2, 0 - 0 0, 2 - 1 1 एंड 5 - 4 1। दिस इज मैट्रिक्स y। सो वी गॉट द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स x एंड मैट्रिक्स y। इस तरह से हम दो मैट्रिक्स इक्वेशन को सॉल्व करके दो डिफरेंट मैट्रिक्स की वैल्यू पता कर सकते हैं। तो अभी तक आपने जो मैट्रिक्स पढ़ा, हमने कई टॉपिक्स कंप्लीट कर लिया। अगला टॉपिक जो हमारे पास है वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस है। अभी तक हमने पढ़ा इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, ऑर्डर क्या होगा, मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कैसे होगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे होगा, उसके ऊपर बेस्ड किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगला टॉपिक हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। इसका आइडिया बिल्कुल अलग है, बहुत कंसंट्रेट करने की जरूरत है आपको, तभी आपको समझ में आएगा, अदरवाइज एलिमेंट की प्लेसिंग गलत हो जाएगी। ध्यान से सुनिएगा, मल्टीप्लिकेशन का आइडिया एडिशन सब्ट्रैक्शन जितना आसान नहीं है। सुनिए, मेरे पास एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए। ओके, ये देखो 2, 1, 5, 3, और मेरे पास एक दूसरा मैट्रिक्स है x, y, P एंड Q। अब मुझे इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लिकेशन का जनरल आइडिया पहले समझो। जब भी आप किसी दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हो, तो उस मैट्रिक्स का फर्स्ट मैट्रिक्स का रो सेकेंड मैट्रिक्स के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होता है। फर्स्ट मैट्रिक्स का रो सेकेंड मैट्रिक्स के कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई होता है। फर्स्ट मैट्रिक्स का रो सेकेंड मैट्रिक्स के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होता है। फिर से सुनिए, फर्स्ट मैट्रिक्स का रो, ये देखो R1 एंड R2, तो ये बन गया R1 और ये बन गया R2। और सेकेंड मैट्रिक्स का कॉलम देखो, ये बन गया C1 और ये बन गया C2।
तो फर्स्ट मैट्रिक्स का रो सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, और मल्टीप्लाई होने के बाद आपका जो आंसर होगा R1C1। इस एलिमेंट का नाम क्या था? A11, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड रो सेकंड कॉलम। इस तरह से आप इसके आंसर को प्लेस करोगे। प्लेसिंग ऑफ आंसर इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस। सो मैंने कहा R1C1 रो 1 एंड कॉलम 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। तो मैं कह सकता हूं 2x, देखो देखो आप क्वेश्चन को देखिए, 2x एंड प्लस 1 मल्टीप्लाई p। रो 1 का एलिमेंट कॉलम 1 के एलिमेंट के साथ, रो 1 का एलिमेंट कॉलम 1 के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया हमने, तो क्या मिलेगा? 2x प्लस p। ओके, R2C1 रो 2 को कॉलम 1 के साथ मल्टीप्लाई करो, कैसे करोगे? 5x एंड प्लस 3p। ओके, R1C2 रो 1 को कॉलम 2 के साथ मल्टीप्लाई करो, 2y एंड प्लस q। रो 2 को कॉलम 2 के साथ मल्टीप्लाई करो, 5y प्लस 3q। हो गया मल्टीप्लाई। सो हाउ टू मल्टीप्लाई टू मैट्रिसेस? द रो ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स मल्टीप्लाई विद द कॉलम ऑफ द सेकेंड मैट्रिक्स। नाउ व्हाट इज द नेसेसरी कंडीशन टू मल्टीप्लाई टू मैट्रिसेस? सुनो, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यदि मैं ऐसा कोई क्वेश्चन लेता कि 213 410 401 और मल्टीप्लाई विथ 1 0 -1 एंड 2 1 2, ये दोनों मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल ही नहीं था। हालांकि इन दोनों का ऑर्डर सेम है, बट वी कांट मल्टीप्लाई दीज टू मैट्रिसेस। व्हाई? यदि आप फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करने जाओगे तो कैसे करोगे? फर्स्ट रो में 3 एलिमेंट है एंड फर्स्ट कॉलम में 2 ही एलिमेंट है। वी कैनॉट मल्टीप्लाई। नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ रो मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन द कॉलम। Number of element in a row of the first matrix must be equal to number of element in every column of the second matrix। तभी ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अदरवाइज मैं कह सकता हूं यहां पे मल्टीप्लिकेशन डज नॉट एग्जिस्ट। वी कैन नॉट मल्टीप्लाई दीज टू मैट्रिसेस, तो ये पॉसिबल नहीं है। सो नाउ व्हाट इज द नेसेसरी कंडीशन टू मल्टीप्लाई टू मैट्रिसेस? यहां पर पहले एग्जांपल में दोनों 2/2 था, इसलिए बहुत इजीली मल्टीप्लाई हो गया। बट यदि डिफरेंट ऑर्डर होगा तो मल्टीप्लिकेशन करने के पहले आपको चेक करना पड़ेगा ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं। तो अब इसके लिए क्या कंडीशन है, देखो ध्यान से देखना। अब मैं आपको बता रहा हूं नेसेसरी कंडीशन फॉर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है, एक जनरल आइडिया लेता हूं जिसका ऑर्डर m/n है, और मेरे पास एक दूसरा मैट्रिक्स b है जिसका ऑर्डर n/p है। ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकता है क्योंकि फर्स्ट मैट्रिक्स में जो नंबर ऑफ कॉलम है वो सेकेंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल है। पहला कंडीशन जरूर चेक करो मल्टीप्लाई करने से पहले। यदि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है 2/2 एंड 2/2 तब तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। यदि स्क्वायर नहीं है तो मल्टीप्लाई करने के पहले आपको सोचना पड़ेगा, कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। कैसे चेक करोगे? ऑर्डर्स को लिख दो और दूसरे का ऑर्डर लिख दो। फर्स्ट का नंबर ऑफ कॉलम सेकंड के नंबर ऑफ रो के इक्वल होना चाहिए। यदि ये इक्वल है n तो मल्टीप्लाई हो सकता है, और मल्टीप्लाई होने के बाद जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर क्या होगा? उसका ऑर्डर होगा m/p। जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स होगा उसमें n और n को हटा दो, द आंसर इज m/p। तो ये रिजल्टिंग मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। इसी क्वेश्चन में यदि मैं b को पहले लेता हूं और इसका ऑर्डर n/p है, और a को बाद में लेता हूं, और मैं कहता हूं कि एक काम करो, आप इसमें b मल्टीप्लाई पता करो, तो क्या ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? क्या ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो इक्वल है क्या? नहीं है, नहीं है इक्वल। एक p और एक m है। सो यहां पर BA फाइंड नहीं किया जा सकता, तो वी कैन से BA डज नॉट एग्जिस्ट। तो एक और बात नई सामने आई कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में कभी भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं होती है।
कम्यूटेटिव लॉ इज नॉट एप्लीकेबल इन मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। हाँ, a प्लस बी एडिशन में हो सकता है, b इक्वल टू बी प्लस ए, बट ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए बी और बी ए इक्वल नहीं होता है इन मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। तो आपने देखा कि कंडीशन कैसे चेक करोगे मल्टीप्लाई होगा कि नहीं, और आपने ये भी देखा कि आप दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे कैसे। अब इसके ऊपर यदि मैं कुछ एग्जांपल लेता हूँ मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन के ऊपर, मेरे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड है, और इसमें हम कुछ ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। सुनिए, मेरे पास एक क्वेश्चन है, एफ एक्स मल्टीप्लाई एफ वाई को एफ एक्स प्लस वाई के इक्वल प्रूफ करना है। ओके, सो लेफ्ट हैंड साइड प्रूव दैट क्वेश्चन है, लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है एफ एक्स मल्टीप्लाई एफ वाई। ओके, सो एफ एक्स ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया है, इसको मैं लिख सकता हूं कॉस एक्स माइनस साइन एक्स जीरो, साइन एक्स कॉस एक्स जीरो एंड जीरो जीरो वन। ये हमारे पास एफ एक्स है। व्हाट विल बी एफ वाई? सभी एक्स को वाई से रिप्लेस कर दो, तो एफ वाई क्या हो जाएगा? कॉस वाई माइनस साइन वाई जीरो, साइन वाई कॉस वाई जीरो एंड जीरो जीरो वन। तो हमने सभी x को y से रिप्लेस कर दिया और ये एफ वाई हो गया। अब मैं इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करूं, क्या ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? यस, क्योंकि ये दोनों 3/3 एंड 3/3 मैट्रिसेस, स्क्वायर मैट्रिसेस में 2/2 2/2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, इसमें कोई चेक करने वाली बात नहीं है, एंड 3/3 3/3 के साथ मल्टीप्लाई होगा। बट यदि ये स्क्वायर फॉर्म में नहीं है तब चेक जरूर करो, ठीक है। सुनिए, अब मैं यहां पर इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करता हूं। मल्टीप्लाई करके प्लेसिंग बहुत केयरफुली करना है। फर्स्ट रो मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट मैट्रिक्स का रो सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होना है। हर एक कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई करो, ध्यान से देखना, कॉन्सेंट्रेट करो। यहाँ पे cos x cos y माइनस साइन एक्स साइन वाई प्लस जीरो। ओके, सेकेंड रो मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम साइन एक्स cos y and plus cos x sin y। okay, third row multiply first column 0 plus 0 and plus 0। ठीक है, फिर फर्स्ट रो मल्टीप्लाई सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई सेकेंड कॉलम। ओके, तो माइनस cos x sin y, राइट, एंड माइनस sin x cos y plus 0। ओके, सेकेंड रो मल्टीप्लाई सेकेंड कॉलम माइनस sin x sin y एंड प्लस cos x cos y। ओके, थर्ड रो मल्टीप्लाई सेकेंड कॉलम 0 प्लस 0 प्लस 1। ओके, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम 0 प्लस 0 प्लस 0 0 0 एंड 0 प्लस 0 प्लस 1 इंटू 1 1। सारे मल्टीप्लिकेशन में कर दिए। फर्स्ट मैट्रिक्स का हमने रो लिया था और उसको सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया। आपने देखा कैसे मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे हमने रो को लिया था रो 1 रो 2 एंड रो 3, यहाँ पे हमने कॉलम्स को लिया था कॉलम 1 कॉलम 2 एंड कॉलम 3, R1 C1 R2 C1 R3 C1, और इस तरह से हमने पूरा मल्टीप्लाई किया। अब थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री लगाओ, थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री लगाओ। यहाँ पे फॉर्मूला लग रहा है cos A cos B माइनस sin A sin B। cos A cos B माइनस sin A sin B क्या था? cos A प्लस B, तो ये बन गया cos X प्लस Y। ओके फाइन। सेकंड, उसके नीचे वाला एलिमेंट देखो, sin x cos y प्लस cos x sin y, क्या लग रहा है? sin A cos B प्लस cos A sin B, sin A cos B प्लस cos A sin B, तो ये बन रहा है sin A प्लस B, इसको मैं लिख सकता हूँ sin x प्लस y। ओके, जीरो। नेक्स्ट, यहाँ पे यदि मैं माइनस कॉमन लेता हूँ तो क्या बन रहा है? sin x cos y प्लस cos x sin y, ये फिर से बन रहा है sin x प्लस y। और इसके नीचे का एलिमेंट देखो, cos A cos B माइनस sin A sin B, इट इज cos A प्लस B, इसको मैं लिख सकता हूँ cos x प्लस y। जीरो, और यहाँ पे एक एलिमेंट गलत हो गया, 0 एंड 0 0 1। अब गिवन क्वेश्चन में जो फंक्शन दिया था उसके साथ इसको कंपेयर करके देखो, तो गिवन क्वेश्चन में जो fx था उन सभी x की जगह पे मुझे क्या मिल रहा है? x प्लस वाई, तो मैं इसको फंक्शन ऑफ x प्लस वाई लिख सकता हूं, एंड दिस इज द राइट हैंड साइड जो हमें प्रूफ करना था। तो लास्ट स्टेप में हमने थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री लगाई, बट एक्चुअली ये क्वेश्चन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन है, राइट। नेक्स्ट,
आगे बढ़ते हैं। मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड ही एक टॉपिक हमारे पास है जिसको हम कहते हैं स्क्वायर एंड क्यूब ऑफ ए मैट्रिक्स। यदि किसी मैट्रिक्स का मुझे स्क्वायर पता करना है, मैं कहता हूं कि एक काम करो, मैट्रिक्स का ए स्क्वायर, एक मैट्रिक्स ए है जिसका स्क्वायर पता करो। तो ऐसा नहीं कि आप हर एक एलिमेंट का स्क्वायर कर दोगे, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ही नहीं। स्क्वायर फाइंड करने के लिए आपको, आपके पास सिर्फ एक ही आइडिया है कि आप उस मैट्रिक्स को उसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दो। सो व्हेन वी आर फाइंडिंग द स्क्वायर वी कैन मल्टीप्लाई अ मैट्रिक्स विद द सेम मैट्रिक्स। यदि आप एक मैट्रिक्स को, जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसको उसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो उसको हम ए स्क्वायर कहते हैं। और ए स्क्वायर फाइंड करने का दूसरा कोई आइडिया नहीं है, कुछ और मत अपनी तरफ से कॉमन सेंस लगा कर लेना। दिस इज द कॉन्सेप्ट टू फाइंड अ स्क्वायर। यदि मैं ए क्यूब पता करता हूं तो मैं लिख सकता हूं कि सबसे पहले आप ए स्क्वायर पता करो और फिर ए स्क्वायर जो मैट्रिक्स मिला है उसको ए के साथ मल्टीप्लाई करो तो आपको ए क्यूब मिलेगा। दिस इज द आइडिया टू फाइंड स्क्वायर ऑफ द मैट्रिक्स एंड क्यूब ऑफ द मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है जिसका एलिमेंट है 1 2 -1 0 और मुझे इस मैट्रिक्स का स्क्वायर पता करना है। तो मैं पता है क्या करूंगा, मैं अरेंज कर लूंगा इसे 1 2 -1 0 को मल्टीप्लाई करूंगा फिर से 1 2 -1 0 के साथ। मल्टीप्लिकेशन आपको पता है, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम 1 मल्टीप्लाई 1 एंड 2 मल्टीप्लाई -1 -2, तो 1 -2 इज -1। सेकेंड रो मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम इज -1 0 -1। First row multiply second column is 2 plus 0 2 and second row multiply second column is -2. This is called the square. तो इस तरह से आप किसी भी मैट्रिक्स का स्क्वायर फाइंड कर सकते हो। या क्यूब पता करना है तो यदि पावर 4 करना है तो और एक स्टेप जाओ, ए क्यूब मल्टीप्लाई। पावर 5 करना है तो और एक स्टेप जाओ, ए टू द पावर 4 मल्टीप्लाई। तो इस तरह से आप किसी भी मैट्रिक्स का कोई भी पावर पता कर सकते हो। ठीक है, अब मेरे पास जो क्वेश्चन यहाँ पर है, मैंने एक ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड क्वेश्चन लिया है, बहुत सिंपल था, सुनो जस्ट ए मिनट। तो इसमें मुझे क्या करना है, इस क्वेश्चन में मेरे पास एक मैट्रिक्स है cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा, मुझे ए स्क्वायर पता करना है। ओके, सो अगेन आइडिया सेम है, ए स्क्वायर का मतलब है ए मल्टीप्लाई ए। अब मैं इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर दूंगा, cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा। आप देखो मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट बहुत आसान है, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला की जरूरत आपको पड़ सकती है, यदि वो फॉर्मूला आपको याद है तो बहुत इजीली कर पाओगे आप इसको। अब मैं इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम cos स्क्वायर अल्फा, देखो फर्स्ट रो मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, बहुत अच्छी बात है। सेकेंड रो मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम माइनस साइन अल्फा cos अल्फा एंड माइनस cos अल्फा sin अल्फा। ओके, फिर फर्स्ट रो मल्टीप्लाई सेकेंड कॉलम, तो cos अल्फा sin अल्फा प्लस sin अल्फा cos अल्फा, cos अल्फा sin अल्फा प्लस sin अल्फा cos अल्फा। सेकेंड रो मल्टीप्लाई सेकेंड कॉलम माइनस sin स्क्वायर अल्फा एंड प्लस cos स्क्वायर अल्फा। अब देखो ये क्या बन गया, cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर अल्फा इज व्हाट, cos 2 अल्फा। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री में, cos 2 थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, ये बन गया cos 2 अल्फा। ओके, यहाँ पे यदि आप माइनस कॉमन लो तो ये -2 sin अल्फा cos अल्फा, ये sin 2 अल्फा का फॉर्मूला है। ओके, और यहाँ पर यदि आप sin अल्फा cos अल्फा प्लस sin अल्फा cos अल्फा करते हो 2 sin अल्फा cos अल्फा, ये sin 2 अल्फा का फॉर्मूला है। एंड ये cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर अल्फा क्या बन जाएगा, cos 2 अल्फा। ये प्रूफ हो गया। और क्या करना था इसमें, तो एक स्टेप हमने करना है मल्टीप्लिकेशन का, जो कि आपको समझ में आ गया, और दूसरा स्टेप हमें ट्रिग्नोमेट्री लगानी, हम आंसर तक पहुंच गए। तो ये क्वेश्चन था प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मल्टीप्लिकेशन एंड स्क्वायर एंड क्यूब ऑफ द मैट्रिक्स। अब इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन और लेते हैं, फटाफट लेते हैं, डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है, फिर आगे बढ़ते हैं। मेरे पास यदि इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 16i, आइडिया सेम है। मुझसे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर माइनस 5a एंड प्लस 16i। तो मैं इन तीनों मैट्रिक्स को अलग अलग फाइंड कर लेता हूं, फिर ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। सो हाउ टू फाइंड ए स्क्वायर, तो ए को ए से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 0 1 2 1 3 1 -1 0।
मैं स्टेप्स आपको बता देता हूँ, आप इस क्वेश्चन को ट्राई करना, बहुत आसान क्वेश्चन है। 2 0 1 2 1 3 एंड 1 -1 0, मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करके एक मैट्रिक्स मिलेगा, ठीक है। फिर 5a का मतलब क्या है, आप इस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट में 5 से मल्टीप्लाई करो। 10 0 5 10 5 15 5 -5 0। और फिर 16i का मतलब क्या है कि 16 को आइडेंटिटी मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करो, तो 16 0 0 0 16 0 एंड 0 0 16। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब होता है 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। इसको हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, को कैपिटल लेटर आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। और यदि आप इस मैट्रिक्स को, जो मैट्रिक्स हमें यहाँ मिला मल्टीप्लाई करके, जो आप सीख चुके हो, उस मैट्रिक्स को -5a + 16i करेंगे, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, यू विल गेट द आंसर। तो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है जी, डन। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे पास है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के ऊपर, और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का नेसेसरी कंडीशन यूज करना पड़ेगा। पढ़िए क्वेश्चन को एक बार। एक मैट्रिक्स है जिसको मैट्रिक्स एक्स के साथ मल्टीप्लाई करने से दूसरा मैट्रिक्स आता है, तो मैट्रिक्स एक्स क्या होगा। काश हमें मैट्रिक्स डिवीजन पता होता, तो हम लेफ्ट हैंड साइड वाले मैट्रिक्स को उठा करके राइट हैंड साइड के डिवीजन में पटक देते, तो मैट्रिक्स एक्स मिल जाता, राइट हैंड साइड का मैट्रिक्स डिवाइडेड बाय लेफ्ट हैंड साइड का मैट्रिक्स। बट वी डोंट हैव एनी आइडिया हाउ टू डिवाइड टू मैट्रिसेस। मैट्रिसेस का डिवीजन पॉसिबल ही नहीं है। सो व्हाट वी कैन डू एंड हाउ टू फाइंड मैट्रिक्स एक्स। आपने देखा मैट्रिक्स एडिशन, मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, बट वी डोंट हैव एनी आइडिया टू मैट्रिक्स डिवीजन। ओके, तो इसमें सबसे पहले क्या करो, कंपलसरी कंडीशन, एक काम करते हैं, इस मैट्रिक्स को ए मान लेते हैं और ये एक्स है ही, और इस मैट्रिक्स को बी मान लेते हैं, ठीक है। अब मैं मैट्रिक्स ए का ऑर्डर देखता हूं। मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या है, 3/2। मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या है, 3 रो 2 कॉलम, पहले रो फिर कॉलम आता है, 3/2। ओके, मैट्रिक्स एक्स का ऑर्डर क्या है, नहीं पता, नहीं पता, यही फाइंड करना है हमें। वी हैव टू फाइंड द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एक्स डिवाइडेड बाय, अब टोटल ए एक्स मतलब बी, मैट्रिक्स बी का ऑर्डर क्या है, 3/3। ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स है। मैंने कहा था कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का नेसेसरी कंडीशन में कि फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम सेकंड के नंबर ऑफ रो के इक्वल होना चाहिए। तो फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम 2 है, तो सेकंड का नंबर ऑफ रो भी 2 होगा। मुझे मैट्रिक्स एक्स का ऑर्डर पता करना है सबसे पहले, कि मैट्रिक्स एक्स किस ऑर्डर का मैट्रिक्स को 3/2 से मल्टीप्लाई करें कि 3/3 बने। तो मैंने कहा कि इसका नंबर ऑफ रो 2 होना चाहिए। ओके, अब जब 2 एंड 2 को कैंसिल करोगे तो आपका रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/3 है, तो ये 3 होना चाहिए। नेसेसरी कंडीशन याद करो, अभी मैंने आपको बताया था, नेसेसरी कंडीशन में फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम सेकंड के नंबर ऑफ रो के इक्वल होना चाहिए, तभी ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और रिजल्टिंग मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, तो उन दोनों को काट दो, जो हमने इक्वल लिया था, तो जो बचा वो रिजल्टिंग मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा, राइट। सब यहां पे देख रहे हो कि मैट्रिक्स AX का ऑर्डर 3/3 है। सो मैट्रिक्स एक्स का ऑर्डर क्या है, 2/3। मैट्रिक्स एक्स का ऑर्डर क्या है, 2/3 है। सो एक काम करते हैं, 2/3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स मान लेते हैं। लेट मैट्रिक्स एक्स बी 2/3। मैट्रिक्स एक्स का ऑर्डर क्या है, 2/3, 2 रो 3 कॉलम। ओके, 2 रो 3 कॉलम, ABCDEF ऐसा मान लेते हैं। और यदि मुझे ABCDEF की वैल्यू पता चल जाए तो मैट्रिक्स एक्स मिल जाएगा। कैसे, तो आपके पास जो गिवन इक्वेशन है उसको देखिए। गिवन इक्वेशन आपके पास है 2 -1 0 1 -2 4। ओके, एंड मल्टीप्लाई मैट्रिक्स एक्स हमने मान लिया है ABCDE एंड F इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड का मैट्रिक्स भी दिया गया है, -1 -8 -10 3 4 0 10 20 10। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप देख रहे हो यहाँ पे सबसे पहले हमने मैट्रिक्स का ऑर्डर पता किया, फिर हमने मैट्रिक्स कंसीडर किया, उसको हमने इक्वेशन में पुट कर दिया। अब मुझे ABCDEF की वैल्यू पता करनी है। लेफ्ट हैंड साइड वाले मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लो। आपको पता है फर्स्ट रो मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम, तो मैं कर सकता हूं 2A -D
Okay. Second row multiply first column, it is D. Third row multiply first column, it is -2A and plus 4D. समझ में आ रहा है मल्टीप्लाई कैसे हो रहा है? फिर फर्स्ट रो मल्टीप्लाई सेकेंड कॉलम, so 2B minus E. Second row multiply second column, 0 plus E. Third row multiply second column, minus 2B and plus 4E. Okay. First row multiply third column, so 2C minus F and 0 and plus F and minus 2C and plus 4F is equal to -1, -8, -10, 3, 4, 0 and 10, 20, 10. सो अब ये क्वेश्चन इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस का बन गया। मैं दोनों तरफ के मैट्रिसेस को हर एक एलिमेंट को इक्वेट करूंगा, बहुत सारे इक्वेशन मिलेंगे, उनको सॉल्व करके ABCD पता करेंगे। बट सबको क्यों इक्वेट करें, इतना इक्वेशन बनाने की क्या जरूरत है, हमें चाहिए क्या वो कर लेते हैं सीधा। तो आप सबसे पहले देखो D = 3, लेफ्ट हैंड साइड का सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम राइट हैंड साइड के सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ इक्वल है। और फिर आप देख सकते हो दोनों मैट्रिक्स को कंपेयर करके देखो E की वैल्यू क्या आएगी, वी कैन से E = 4। देखिए E = क्या आ रहा है 4, F = क्या आ रहा है 0। तो ये तीन एलिमेंट तो हमें मिल ही गया। और फिर जब फर्स्ट एलिमेंट को हम इक्वेट करेंगे तो 2A - T = -1 होगा और 2B - E = -8 होगा एंड 2C - F = -10 होगा। यहां पर आप D की वैल्यू पुट करते हो तो 2A -3 = -1, यहां से आपको A भी मिल जाएगा। सो A क्या मिला जी, -1 एंड +3, तो ये 2/2 1 हो गया। ओके, कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना। 2B -4 = -8, तो -8 + 4 -4, तो B = -2 हो गया। ठीक है, यहाँ पे मैं देखता हूँ 2C -F तो पता था 0 = -10, तो यहाँ से C की वैल्यू आ गई -5। सो मुझे सब मिल गया। सो देयरफॉर मैट्रिक्स X कैन बी रिटन एज ABCDEF की वैल्यू पुट कर दो 1 -2 -5 and 3 4 0। दिस इज द वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स X। तो जब किसी क्वेश्चन में मिसिंग मैट्रिक्स प्रोडक्ट के फॉर्म में है, यदि एडिशन सब्ट्रैक्शन में था तो बहुत आसान था, जब यदि प्रोडक्ट के फॉर्म में है तब आपको इस तरह से नेसेसरी कंडीशन का कॉन्सेप्ट यूज करके पहले मैट्रिक्स एक्स का ऑर्डर पता करना है और फिर उस ऑर्डर का मैट्रिक्स अपने अल्फाबेट्स के फॉर्म में कंसीडर करना है और फिर वैल्यू को पुट कर देना उस इक्वेशन में। ठीक है जी, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक है दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बहुत आसान टॉपिक है, उसमें कुछ ज़्यादा क्वेश्चन आता नहीं है। उसमें दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स। आपको नाम से क्लियर है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स 1 होते हैं और नल मैट्रिक्स के 0 होते हैं। चलो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं, हो सकता है कुछ क्वेश्चन इसके ऊपर भी आ जाए। तो अगला टॉपिक हम ले लेते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ओके, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स सुनो, कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स में फटाफट ले लेता हूँ। सबसे पहला है हमारे पास जिसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स नाम से क्लियर है, नाम से क्लियर है। मैं एक एग्जांपल लेके बता रहा हूं आपको। हॉरिजॉन्टल वैसा मैट्रिक्स जिसपे नंबर ऑफ रो इज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम होता है। जिस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो इज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम होता है, इसको हम हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहते हैं। नाम से क्लियर है। व्हेन अ मैट्रिक्स in which the number of row is less than number of column is called horizontal matrix। दूसरा हमारे पास है वर्टिकल मैट्रिक्स। देखो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का जमाना है और आजकल बड़े मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए टाइप्स क्या क्या तरह का मैट्रिक्स हो सकता है। वर्टिकल मैट्रिक्स भी नाम से क्लियर है, 3 1 4 -1 0 2 4 1 3 एंड 2 0 1।
देखने से क्लियर। वर्टिकल, नंबर ऑफ कॉलम इज लेस देन नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम is less than number of row, we can say the matrix is a vertical matrix. और तीसरा, यदि नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम दोनों इक्वल हो गया तो ये मैट्रिक्स क्या हो गया, इसको हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। ये भी नाम से क्लियर है, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब नंबर ऑफ रो इज सेम एज द नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। तो ये हमारे पास एक 2x2 मैट्रिक्स हो सकता है, 3x3 मैट्रिक्स हो सकता है, 4x4, 5x5, 6x6, किसी भी ऐसे ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा जिसमें नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होगा। जैसे मैं कह सकता हूँ 2 1 4 3, दिस इज स्क्वायर मैट्रिक्स। मैं कह सकता हूँ 2 1 3 -1 0 2 एंड 1 4 3, दिस इज द काइंड ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स का एक पार्ट है जिसके डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो और नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होते हैं। डायगोनल एलिमेंट्स तभी पॉसिबल है जब स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो डायगोनल मैट्रिक्स इज अ पार्ट ऑफ, इज अ काइंड ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच द डायगोनल एलिमेंट्स, जिसको में i इक्वल टू j होता है। तो मैं कह सकता हूं एक एग्जांपल 2 0 0 0 1 0 and 0 0 3. This is the kind of diagonal element and this can also be represented as DIAG and एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर यदि मैं ऐसा एलिमेंट लिखता हूं 2 1 3, रिप्रेजेंटेशन हो गया ये डायगोनल। तो ये दिखने में लग रहा है कि इस 2 1 3 का ऑर्डर 1/3 है, बट ऐसा नहीं है, 3/3 है, क्योंकि आगे क्या लिखा हमने डायग। सो डायगोनल 2 1 3 है, रिमेनिंग तो सब जीरो है, लिखने की जरूरत ही नहीं है। सो दिस इज कॉल्ड द डायगोनल मैट्रिक्स, राइट। नेक्स्ट नंबर 5, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखो मैट्रिक्स कई तरह का होता है, बट मैं वो बता रहा हूं जो इंपॉर्टेंट है, जिसकी जरूरत आपको पड़ सकती है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अ काइंड ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स इन विच diagonal elements are 1. This is a constant matrix, we cannot change any element of this matrix. तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसके, जो कि एक डायगोनल मैट्रिक्स का ही पार्ट है। दिस इज अ काइंड ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स इन विच diagonal elements are 1 and non-diagonal elements are 0. यदि मैं इसको जनरल फॉर्म में लिखना चाहूं तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, Aij is equal to 1 when I is equal to j and 0 when I is not equal to j. इस एलिमेंट का नाम देखो क्या है, A1 1, इस एलिमेंट का नाम क्या है, A2 2, और इसका नाम क्या है, A3 3। तो जहां पे I और J इक्वल है उन सभी एलिमेंट को 1 और रिमेनिंग सारे एलिमेंट को हम 0 ले सकते हैं। एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर I। और यदि मैंने सबस्क्रिप्ट में 3 लिख दिया तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि 3/3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, बिकॉज आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर शेप में ही होगा। ठीक है, यदि मैं एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 लेता हूं तो इसको मैं लिख सकता हूं 1 0 0 1। तो किसी भी क्वेश्चन में कैपिटल आई दिया हुआ है मतलब समझ लो ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आइदर 2/2 3/3 या 4/4 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एंड द लास्ट वन वी कैन से द नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर का एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें सारे एलिमेंट जीरो होते हैं। यदि मैं एक नल मैट्रिक्स लेता हूं, इसको कैपिटल O से रिप्रेजेंट करते हैं एंड दिस कैन बी दिस टाइप। अरे कितने भी एलिमेंट हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कितने भी एलिमेंट हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट याद रखो वो सभी एलिमेंट जीरो होंगे। सो दीज आर द काइंड ऑफ नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट जीरो होते हैं, नाम से क्लियर है। तो ये हो गए टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक मेरे पास है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज नाम से क्लियर है, ट्रांसपोज। एक एग्जांपल लेके बताता हूं। मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है, उसका मैं इसका डेफिनेशन बताऊंगा।
जिसका एलिमेंट है 2 1 3 एंड x y z, और मुझे इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज पता करना है। इसको ए डैश से रिप्रेजेंट किया जा सकता है या ए टू द पावर कैपिटल टी से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, दोनों का मतलब ट्रांसपोज है। तो यदि आप किसी क्वेश्चन में ट्रांसपोज फाइंड कर रहे हो तो ट्रांसपोज का मतलब है हाउ टू फाइंड द ट्रांसपोज। आप ऐसा करिए, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखिए। मैट्रिक्स ए का जो फर्स्ट रो था ना, उसको एज इट इज फर्स्ट कॉलम में लिखो 2 1 3, एंड सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में लिखो। दिस इज कॉल्ड द ट्रांसपोज। बहुत सिंपल तरीका है, ट्रांसपोज फाइंड करना है तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में, ऑर्डर इंटरचेंज हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड द ट्रांसपोज। मैं कह सकता हूं इफ ए इज इक्वल टू ए आई जे बी अ मैट्रिक्स, then A dash is equal to A J I will be the transpose of the matrix। ये डेफिनेशन हो गया, विल बी द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है। तो किसी मैट्रिक्स का यदि मुझे ट्रांसपोज पता करना है तो ट्रांसपोज फाइंड करने का तरीका मैंने पहले ही आपको बता दिया। फर्स्ट रो के एलिमेंट फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो के एलिमेंट सेकंड कॉलम में, थर्ड रो के एलिमेंट थर्ड कॉलम में, और इस तरह जितने भी रो एंड कॉलम हैं सबको ऐसा लिख दोगे तो ट्रांसपोज मिल जाएगा। एंड ट्रांसपोज की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज भी होती है। यदि मैं कहता हूँ फर्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज, तो यदि किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज फाइंड करें तो ये सेम मैट्रिक्स के इक्वल आ जाएगा। यदि मैं किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज पता करूं तो मैट्रिक्स ए के इक्वल आएगा। यदि मैं दो मैट्रिक्स के सम का ट्रांसपोज फाइंड करूं या इन दोनों मैट्रिक्स का अलग अलग ट्रांसपोज फाइंड करके ऐड कर दूं या सब्ट्रैक्ट कर दूं, क्या फर्क पड़ता है? दिस इज ऑल्सो द प्रॉपर्टी जिसको आगे यूज कर सकते हो आप क्वेश्चन में। तीसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ट्रांसपोज के ऊपर है, यदि दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का ट्रांसपोज फाइंड कर रहे हो तो ये उल्टा हो जाता है, इसलिए क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट ही है रो मल्टीप्लाइड कॉलम। तो ए बी ट्रांसपोज कैन बी रिटन एज बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई ट्रांसपोज। यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछे ए और बी दो मैट्रिक्स से दिया गया है, आप ए बी ट्रांसपोज करो, आप ऐसा भी कर सकते हो कि पहले बी ट्रांसपोज कर लो फिर ए ट्रांसपोज कर लो, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, आपको ए बी ट्रांसपोज मिल जाएगा। ठीक है, सो दीज थ्री आर द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑन द ट्रांसपोज। And the last topic in this chapter is symmetric and skew symmetric matrices। बट उसके पहले ट्रांसपोज का एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं मैं। एक छोटा सा एग्जांपल ट्रांसपोज का है, सुनो। मेरे पास एक क्वेश्चन है, a मल्टीप्लाई a डैश इज इक्वल टू 9i, और मुझे a एंड b की वैल्यू पता करनी है। सो मैट्रिक्स a को मैं लिखता हूं, ये एक इक्वेशन दिया गया है जिसको हम इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस से सॉल्व करेंगे। 1 2 2 2 1 -2 a 2 b, और मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके ट्रांसपोज के साथ इसको, तो 1 2 2 2 1 -2 एंड a 2 b। तो आपने देखा हमने ट्रांसपोज कैसे फाइंड किया। मैंने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिख दिया। ठीक है जी, तो ये मुझे मिल गया ट्रांसपोज इक्वल टू 9i। व्हाट डू मीन बाय 9i? आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब है 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। इन सभी एलिमेंट को यदि मैं 9 के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 9 0 0 0 9 0 एंड 0 0 9। दिस इज द काइंड ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब हम यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट लगाएंगे और इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस का, विल गेट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो पहले मैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करता हूं। फर्स्ट रो मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम, बहुत केयरफुली करो। 1 मल्टीप्लाई 1 1 हो गया, एंड प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 4 4 प्लस 4 8 प्लस 1 9। ओके, ठीक है। फिर सेकेंड रो मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम यदि मैं करता हूं तो 2 एंड प्लस 2 4 और -2 2 जा 4 0। ओके, और थर्ड रो मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में करता हूं तो a एंड प्लस 2 2 जा 4 एंड प्लस 2b। ओके, फाइन। फिर फर्स्ट रो मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम करता हूं तो 2 प्लस 2 4 -4 0। सेकेंड रो मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम करता हूं 2 प्लस 1 2 2 जा 4 प्लस 1 5 और 5 और प्लस
4 9, ओके। इसको मैं डिफाइन करता हूँ तो 2a एंड प्लस 2 माइनस 2b एंड ये 0 0 एंड तीसरा यदि मैं करता हूँ तो 0 प्लस 0 9b। थर्ड रो मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम क्या होगा, तो यहाँ पे एक गलती कर दी हमने, ए स्क्वायर प्लस 4 ओके। थर्ड इसकी इस वैल्यू की जरूरत भी नहीं है, दो इक्वेशन तो बन ही रहा है। सो आप देख सकते हो इक्वेशन क्या बन रहा है, आप देख सकते हो ए प्लस 4 + 2b इज इक्वल टू 0, ये फर्स्ट इक्वेशन बन रहा है। दूसरा इक्वेशन क्या बन रहा है, 2a + 2 माइनस 2b इज इक्वल टू 0। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट लगाया और दोनों को लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर दोगे तो a + 2b इज इक्वल टू -4 इज द फर्स्ट इक्वेशन। एंड दूसरा मैं कह सकता हूँ यदि मैं 2 को कैंसिल कर दूँ तो a माइनस b इज इक्वल टू -1, ये इक्वेशन 2 है। एक बार चेक कर लेता हूँ, 2a माइनस 2b इज इक्वल टू -2, 2 कैंसिल हो गया, सो a माइनस b इज इक्वल टू -1, ओके। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके मुझे a एंड b पता करना है, तो मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, एक कैंसिल हो गया और ये बन गया 3b इज इक्वल टू -3, b इज इक्वल टू -1 और b इज इक्वल टू -1 को यदि मैं पुट कर देता हूँ इक्वेशन 2 में तो ये a + 1 है ना, तो -2, a इज इक्वल टू -2 हो जाएगा। तो इस तरह से मुझे a और b की वैल्यू मिल गई, ठीक है, डन। देखो इन क्वेश्चन को जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ कॉपी मत करो, क्वेश्चन को लिखो, कॉन्सेप्ट को समझो, खुद से ट्राई करो, वीडियो देखने का खुद से ट्राई करना है इसको, ठीक है। अगला, अब हमारे पास लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस क्या होता है इसको समझो। तो यदि मैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करूं, इसका डेफिनेशन है, इफ अ मैट्रिक्स इज सेम एज इज ट्रांसपोज, यदि कोई मैट्रिक्स इसके ट्रांसपोज के इक्वल हो जाए तो इसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। डेफिनेशन है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच द मैट्रिक्स इज इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज, वी कैन से दिस मैट्रिक्स इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात की जाए तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब है कि द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स इज नेगेटिव साइन ऑफ द सेम मैट्रिक्स, दिस इज कॉल्ड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये डेफिनेशन हो गया। So we got the definition of the symmetric matrices and definition of the skew symmetric matrix. एक एग्जाम्पल यदि मैं आपको लेके दिखाऊं, एक एग्जाम्पल लेके दिखाता हूं, एक एग्जाम्पल, मैट्रिक्स ए मेरे पास है जिसका एलिमेंट है, ये हमेशा स्क्वायर फॉर्म में होना चाहिए, 1 2 3 2 4 5 एंड 3 5 6। अब आप देखिए, यदि मैं इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करता हूं तो क्या इक्वल आएगा। देखो यदि इस मैट्रिक्स का मैं ट्रांसपोज फाइंड करता हूं, ये देखो, यदि मैं इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करता हूं, करो, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख देता हूं, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में लिख देता हूं एंड थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिख देता हूं। चेक करो क्या ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल आ रहा है। यस आ रहा है। तो मैंने एक ऐसा एग्जांपल लिया जिसमें कि दो मैट्रिसेस, ऐसा दो मैट्रिसेस था जो एक दूसरे का ट्रांसपोज है बट इक्वल है, तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक। तो एज कॉल सिमेट्रिक मैट्रिसेस, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब तुम सोच रहे हो कि हमने ये एग्जांपल कैसे ले लिया, तो देखो कैसे लिया हमने A12 और A21 को सेम लिया है, सॉरी, हमने A13 और A31 को सेम लिया है, हमने A23 और A32 को सेम लिया है। डायगोनल एलिमेंट कुछ भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि आप ऐसा लेते हो तो आपको एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डेफिनेशन है Aij इज इक्वल टू Aj। यदि हम एलिमेंट्स के फॉर्म में बात करें तो Aij इज इक्वल टू Aj। तो मैं कह सकता हूं कि जब किसी क्वेश्चन में Aij और Aj इक्वल होता है तो इसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कह सकते हैं। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सिमेट्रिक। और यदि मैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करूं तो मैं एक और एग्जांपल लेके आपको दिखाता हूं, मैट्रिक्स बी। ये देखो 3x3 ऑर्डर का, 0 1 2 -1 0
-3 एंड -2, 3 एंड 0। स्क्यू सिमेट्रिक के डेफिनेशन में मैंने क्या कहा था आपको? मैंने कहा था कि इसका ट्रांसपोज फाइंड करो और वो नेगेटिव साइन के इक्वल हो। ओके, तो मैं पहले ट्रांसपोज करता हूं, बी डैश करता हूं। बी डैश क्या है? 0 1 2 -1 0 -3 एंड -2 3 0। अब इन सब में माइनस कॉमन लो, टेक माइनस साइन कॉमन। आप इसमें माइनस कॉमन लीजिए और देखिए क्या मिलता है। क्या मैट्रिक्स बी के इक्वल आता है? देख करो, सॉरी। तो यदि मैं माइनस कॉमन लेता हूं तो ये बनता है 0 1 2, माइनस कॉमन ले रहा हूं मैं, माइनस कॉमन, सॉरी ट्रांसफर कर दिया, माइनस कॉमन लेता हूं मैं, तो क्या बनता है? माइनस कॉमन लो, 0 1 2 -1 0 -3 -2 3 0। क्या ये मैट्रिक्स बी के इक्वल है? यस। सो वी गॉट बी डैश इक्वल टू माइनस बी। दिस इज द काइंड ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट हमेशा 0 होता है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट हमेशा 0 होता है और नॉन डायगोनल एलिमेंट में ए आई जे माइनस ए जे आई के इक्वल होता है। ए आई जे माइनस ए जे, मतलब ए 1 2 माइनस ए 2 1 के इक्वल होगा, ए 1 3 माइनस ए 3 1 के इक्वल होगा, ए 2 3 माइनस ए 3 1 के इक्वल होगा, और ए 1 1 ए 2 2 ए 3 3 0 होगा। तो दिस इज द काइंड ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आपने देखा सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है और आपने देखा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बट वो सभी क्वेश्चन इस डेफिनेशन से सॉल्व हो जाएंगे। आपको इस टॉपिक में डेफिनेशन याद रखना है कि दिस इज द फॉर्मूला फॉर सिमेट्रिक एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर स्क्यू सिमेट्रिक। ये फॉर्मूला यदि आप याद रखते हो तो आप सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक के ऊपर कोई भी क्वेश्चन को कर पाओगे। ठीक है जी। तो सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक के ऊपर क्वेश्चन ट्राई करो। मैट्रिक्स से हमने बहुत डिटेल में जितने भी पॉसिबल टाइप के क्वेश्चन थे वो सभी किए, बट फिर भी आप इस वीडियो को देखने के बाद पूरा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। जो बात आपको नहीं समझ में आ रही है, जिस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन में डिफिकल्टी आ रही है, उस वीडियो का वो पार्ट को दोबारा चेक करो, दोबारा देखो एक बार, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। यदि कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो सबसे पहला काम करो कि ऑनलाइन मैथ्स के यूट्यूब चैनल पे जाओ, वहाँ पे सर्च बटन में उस क्वेश्चन को सर्च करो या प्लेलिस्ट में जाकर के देखो, हो सकता है उस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के ऊपर हमने वीडियो बनाया हो, क्योंकि हम बहुत सारे टॉपिक वाइज और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर वीडियो पहले से अपलोड कर चुके हैं, तो आपको वहां मिल सकता है। फिर भी नहीं मिलता है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, आपको जल्दी उसके ऊपर वीडियो मिलेगा। ठीक है, तो जो भी टॉपिक या जो कॉन्सेप्ट या जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा है या जो भी दिक्कत आ रही है, आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखो, और यदि वीडियो में कुछ अच्छी बात लगी है तो इसको भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगला चैप्टर जैसे नेक्स्ट चैप्टर आता रहेगा आपको नोटिफिकेशन मिलता चला जाएगा। ठीक है।